नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईएमआरएस का एक नया टॉपिक जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस टॉपिक को आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले बता दूं कि मैंने 5 वीडियो पहले बना चुका हूं, तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसका वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो डाले हुए तो वहाँ से भी देख सकते हैं। जो कि करंट का एजुकेशन का पार्ट जोड़ा गया है, उसके वीडियो बनाए गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो उनमें से 100% 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और आज की वीडियो में नई शिक्षा नीति का रहेगा, तो इसके अंदर काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। क्वेश्चनों की संख्या इनमें से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक वीडियो के अंदर लगभग 4 स्लाइड रहेंगी, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनने वाला। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और 5 के 5 क्वेश्चन एक वीडियो में से आने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक बात और ये है कि आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो इसके 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। पहले इसके वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की जीडीपी के कितने हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि देश की कुल जीडीपी है, उसका कितना हिस्सा शिक्षा को दिया जाएगा, यानी उस जीडीपी का कितना प्रतिशत है वो शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। तो उसका राइट आंसर होगा 6%, यानी कुल जीडीपी का 6% शिक्षा के अंदर खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, एनईपी 2020 तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई, उस समिति का नाम क्या है। तो ये समिति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो इस समिति का नाम है कस्तूरीरंगन समिति। अब हम इसको थ्योरी के अंदर कवर करेंगे पूरी शिक्षा नीति को। कस्तूरीरंगन समिति है, इसका गठन कब किया गया। इस समिति का गठन है वो जून 2017 में इस समिति का गठन हुआ और मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। तो ये डेट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये डेट पूछ सकता है एग्जामिनर। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट ये है कि इसको मंजूरी कब मिली। तो इसको मंजूरी 29 जुलाई 2020 को उसको मंजूरी मिली, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली। तो ये डेट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 29 जुलाई 2020। इसको याद जरूर रखें, ये अगर याद नहीं रखे तो चलेगा, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। एनईपी 2000, ये यहाँ पे गलती से 21 लिखा गया, 2020 है। तो एनईपी 2020 है, इसके अंदर 4 भाग हैं और 27 अध्याय हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके अंदर एनईपी 2020 के अंदर है वो कितने भाग थे। तो 4 भाग, अध्याय 27। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो प्रथम राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक ने ही सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपने राज्य के अंदर लागू किया था। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि शिक्षा मंत्रालय किसके नाम को बदल करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया। तो वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये एनईपी 2020 के साथ ही किया गया।
फिर है इस NEP 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य इसका ये था कि वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन अनुपात प्राप्त करना। क्या है कि कुछ एरिया के अंदर विद्यालय खोल दिए सरकार, लेकिन उसके अंदर बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं आते। तो सरकार ने ये उद्देश्य रखा है इस नीति के अंदर कि 2030 तक स्कूल के अंदर है वो 100% नामांकन होना चाहिए। यानी कि यदि कोई बच्चा स्कूल तक नहीं आ रहा है तो टीचर का ये दायित्व बनता है कि उसके घर तक जा कर के उसको इस बच्चे को लेकर उसमें एडमिशन कराए। और 2025 तक कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता का ज्ञान सुनिश्चित करना और दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीकी के प्रयोग करना। इसका मतलब ये है कि दिव्यांग बच्चे हैं तो उसके लिए कुछ उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए उसकी तकनीकी की व्यवस्था विद्यालय के अंदर होनी चाहिए ताकि इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये उसका मेन उद्देश्य है। इसके अलावा भी छोटे छोटे और उद्देश्य है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये 3 उद्देश्य है, इसको ध्यान में रखना। और इसकी डेट है वो 2030 तक 100% नामांकन करना, ये इम्पोर्टेंट है। और एक दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीकी का प्रयोग को बढ़ावा देना, और इसको भी ध्यान रख सकते हो। फिर है कि स्कूली शिक्षा में सुधार। अब स्कूली शिक्षा के अंदर सुधार है वो किस तरीके से किया जाए। तो इसके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, और इसके अंदर क्या था, ये फार्मूला था 10+2 का। लेकिन राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, इसके अंदर ये फार्मूला है वो नया लगा करके इसका नया फार्मूला बनाया है 5+3+3+4। तो ये फार्मूला क्या है, इसको हम इस टेबल के द्वारा समझेंगे। तो एक बात और बता दूं आपको कि ये शिक्षा नीति है 2020 की, NEP 2020 की। तो ये तीसरी शिक्षा नीति है। तो इससे पहले 2 और नई शिक्षा नीति बन चुकी है। तो वो कब बनी, एक तो बनी 1968 को और दूसरी बनी थी 1986 को, और ये है 2020 वाली, ये बनी तीसरी शिक्षा नीति है। तो इसको भी आपको डेट ध्यान में रखनी है। तो ये पूछ सकता है कि 2020 वाली शिक्षा नीति है वो किस नंबर की है, तो तीसरे नंबर की है। तो अब इस टेबल को समझेंगे। शैक्षिक मॉडल है वो 5+3+3 और 4 का। तो ये क्या है कि इसके अंदर 4 चरण हैं, और इसके अंदर पहले चरण है वो 5 वर्ष का है, और इस चरण को कहा जाता है फाउंडेशन स्टेज। और इसकी उम्र है वो 3 से 6। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है फाउंडेशन स्टेज को। तो इसको 3 से 6, एक दूसरा रखा है 6 से 8। तो 3 से 6 इसके अंदर बच्चा क्या करेगा कि आंगनबाड़ी के अंदर पढ़ाई करेगा। हालांकि यहाँ पे कोई वैसे पढ़ाई नहीं होती कि कोई पाठ्यक्रम ऐसे बनाएगी सरकार, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा खेल पर ध्यान और उसका मनोरंजन पर ध्यान दिया जाएगा ख़ास तौर से। और नॉर्मल कुछ सिखाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा। लेकिन वो स्थायी रूप से बच्चा है वो एडमिशन है वो दूसरा स्टेज है फाउंडेशन स्टेज का, जो 6 से 8 है, जो जिसको नर्सरी या प्री प्राइमरी बोला जाता है, वो कक्षा 1 से 2 तक रहेगी। तो इसकी उम्र है ये ध्यान में रखना कि सबसे पहले बच्चा एडमिशन लेगा तो वो 3 वर्ष का लेगा, जो कि आंगनबाड़ी के अंदर लेगा। वो फिर 6 से 8 तक नर्सरी करेगा, कक्षा 1 और 2। अब दूसरा चरण क्या है, उसको प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा दूसरा स्टेज, इसके अंदर 3 वर्ष तक ये कंप्लीट करेगा। तो 8 से लेकर के 11 वर्ष उसकी उम्र रहेगी, और कक्षा 3 और 5 इसके अंदर दूसरे स्टेज में कंप्लीट कर लेगा। फिर आता है कि तीसरा स्टेज, तो इसके अंदर है उसको कहा जाता है, ये भी 3 वर्ष का है, वो मध्यम स्तर, और 11 से 14 वर्ष तक है कंप्लीट करेगा।
और कक्षा 6 और 8वीं क्लास इसके अंदर तीसरे स्टेज में कंप्लीट होगी। फिर आता है लास्ट और अंतिम स्तर, ये 4 वर्ष का रहेगा और 14 से 18 वर्ष तक, और कक्षा 9 और 12वीं तक यहाँ से पढ़ाई पूरी हो जाएगी इसकी। अब है शिक्षा प्रणाली में सुधार। तो शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार से सुधार किया जाएगा ये इसके अंदर बताया गया है। तो पहले जहाँ कक्षा 11 से विषय चुनते थे जो छात्र होते थे, वो अब छात्रों को कक्षा 9 में ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। तो ये इसके अंदर अब एक नया सुधार होने वाला है, क्योंकि बच्चा 11वीं में होता था तो तभी विषय चुनते, कोई आर्ट लेता था, कोई साइंस, कोई कॉमर्स के अंदर चला जाता। तो लेकिन अब बच्चा है वो नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 9 में भी अपना विषय डिसाइड कर सकता है। और 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बदलाव करें। वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली से परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी 10वीं और 12वीं बोर्ड तो रहेगी, लेकिन अब उसको सेमेस्टर के अंदर बना दिया गया। वर्ष के अंदर 2 बार एग्ज़ाम होगी सेमेस्टर के थ्रू। फिर कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है कि बिजनेस स्टडीज़, यानी कि बच्चा आगे क्या बनना चाहता है उससे संबंधित तैयारियाँ कक्षा 6 से ही शुरू कर दी जाएगी। उसको टीचर है उसकी तरफ ही मतलब उसकी तैयारी कराना शुरू कर देंगे, ताकि आगे जा कर के कंपटीशन में वो आराम से भाग ले सके और नौकरी में कोई इसको प्रॉब्लम ना आए। तो वो कक्षा 6 से ही वो डिसाइड कर लेगा और व्यावसायिक शिक्षा लेना शुरू कर देगा। फिर एक है NEP 2020 के तहत मिड डे मील के साथ नाश्ता भी मिलेगा। तो अब भोजन मिलता है स्कूलों में, लेकिन अभी नाश्ता नहीं मिलता, तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उसको नाश्ता भी दिया जाएगा। फिर है कि उच्च शिक्षा यानी कि ग्रेजुएशन में जाएगा, तो अब वहाँ पे नई शिक्षा नीति क्या कहती है। तो नई शिक्षा नीति ग्रेजुएशन में 1 वर्ष की पढ़ाई करेगा तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और यदि 2 वर्ष की पढ़ाई करेगा तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। फिर 3 या 4 वर्ष की यानी कि कंप्लीट कर लेगा पढ़ाई तो उसको एक डिग्री दी जाएगी। अब वो पढ़ाई किसी की भी कर सकता है, BA BSc या BTech कुछ भी कर सकता है। तो ये क्यों लाया गया, क्योंकि पहले अब जो शिक्षा नीति चल रही थी वर्तमान समय में, तो वहाँ पे होता क्या कि कोई बच्चे ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और उन्हें फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली, लेकिन उसकी परिवार की स्थिति आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसके कारण उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और कुछ सालों के बाद उन्होंने सोचा कि अब पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट की जाए। तो अब ये नियम था कि अब दोबारा स्टार्ट करेगा पढ़ाई तो उसको दोबारा से फर्स्ट ईयर करनी पड़ेगी, तो उसको 1 वर्ष का नुकसान हो रहा था। तो अब नई शिक्षा नीति में ये नियम लाया गया कि 1 वर्ष की पढ़ाई करेगा तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाए, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब कुछ बच्चे हैं वो पढ़ाई छोड़ देंगे, तो कुछ समय के बाद दोबारा आएंगे तो वो सर्टिफिकेट दिखा कर फर्स्ट ईयर उसको नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये नियम इसलिए लाया गया। फिर है कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक छात्रों का अनुपात है वो 30:1 से कम रखा जाएगा, यानी कि 30:1 या 30 छात्रों पर 1 टीचर से भी कम रखने की कोशिश करनी है। और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले छात्रों के स्कूलों में यह अनुपात 25:1 से भी कम रखना है, यानी जिसकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति से जो वंचित हैं यानी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हैं, तो उसको बच्चों को खास ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये नियम इसलिए लगाया गया है क्योंकि एक कक्षा के अंदर 50, 60, 100 विद्यार्थी अगर बैठा दिए जाएं तो टीचर को ये उसका काफ़ी 1 साल तक पढ़ाने के बाद काफ़ी से स्टूडेंट का नाम का भी पता नहीं चलता, तो यानी कि स्टूडेंट पर खास ध्यान नहीं दे पाता टीचर। इसलिए कक्षा के अंदर छात्रों की संख्या कम रखी जानी चाहिए ताकि टीचर उस पर पूरी तरह से निगरानी रख सके। तो ये नियम सही है, 30:1 से कम रखना, और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित है उसको 25:1।
फिर आगे है शैक्षिक भाषा में सुधार। तो शैक्षिक भाषा में सुधार के लिए क्या किया गया कि NEP 2020 के तहत कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में और जिसे अंग्रेजी भाषा से अनिवार्यता समाप्त होगी। तो कक्षा 5 में मातृभाषा से पढ़ाई कर सकता है। और हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मातृभाषा से पढ़ाई NEP 2020 के तहत किस कक्षा से शुरू की जाएगी, तो कक्षा 5। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही बनते हैं और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, सिलेबस में दिया हुआ है। तो छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी इसको कवर करना पड़ेगा। और आगे है कि 6ठी कक्षा में वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाए। ये वही है जो पीछे बताया था, व्यावसायिक शिक्षा, बिजनेस स्टडीज़। अगला है कि 9वीं कक्षा से विद्यार्थी को विदेशी भाषा को भी सीखने का विकल्प मिलेगा। यानी कोई विद्यार्थी अगर विदेशी भाषा सीखना चाहता है तो कक्षा 9 से वो विदेशी भाषा सीख सकता है। जैसे किसी को फ्रेंच सीखनी है तो वो कक्षा 9 से सीख सकता है। फिर है कि भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, क्या काम करेगी ये, तो ये वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे जिलों के अंदर, भारत के अंदर है वो काफ़ी सारे ज़िले हैं ऐसे जहाँ पे कोई स्टूडेंट अगर अपने मन मर्जी से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहे तो उसे कॉलेज में वो सब्जेक्ट नहीं मिल पाते हैं। यानी कि यदि किसी आर्ट की पढ़ाई करवाई जाती है तो वहाँ पे साइंस के सब्जेक्ट नहीं मिल पाएंगे, सभी कॉमर्स के नहीं मिल पाएंगे। तो उसका उद्देश्य ये है कि 2030 तक प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक है वो बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी वहाँ पे अपनी मर्जी से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सके। तो ये वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों HECI का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। यानी 2040 तक तो अनिवार्य है कि प्रत्येक जो उच्चतर शिक्षा संस्थान है उसको स्थापित करना ही होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट है उसको कराना ही होगा। और 2030 तक है वो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि यहाँ कम से कम एक बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान हो। अगला है कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा संपूर्ण देश में एक समान होगी और इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा साल में 2 बार करवाई जाएगी। यानी कि विश्वविद्यालय में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पहले एक एग्ज़ाम देनी होगी उसको, और वो एग्ज़ाम कराएगी NTA राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, और ये साल में 2 बार की जाएगी और इसमें पास होने के आधार पर ही उसको कॉलेज मिलेगा। तो इसी के साथ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कंप्लीट होती है। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना होगा, लेकिन 5 क्वेश्चन जो आएंगे एग्ज़ाम में इस वीडियो से बाहर एक भी नहीं मिलने वाला। पूरे टॉपिक मैंने कंप्लीट किए हैं और एक जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो सभी इसको इंक्लूड किए हैं। तो इससे बाहर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।